एवरीवन, आई होप आप सब लोग घर पर सेफ हैं। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो यार, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसी वे में एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को कवर करके बनाया गया है। और यार स्लाइड्स और डिजिटलाइज नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। ठीक, तो अब बेसिकली इस चैप्टर में हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे और उसे क्लासीफाई करेंगे वेरियस टाइप्स में, और जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, और देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, बेसिकली यही सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे सिर्फ तुम रीड कर सकते हो, समझने लायक नहीं है, और इस चैप्टर में तुम्हें बहुत कुछ रिमेंबर करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अब एक बात समझो, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे काम आ रही है वो मेरा रिसोर्स है। सपोज तुम फ़ोन, लैपटॉप जिससे भी वीडियो देख रहे हो वो तुम्हारा रिसोर्स है, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ रहा है। ये फ़ोन जिससे मैं सारा वीडियो एडिट कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ये मेरा रिसोर्स है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ तो कोई भी चीज़ जो मेरे नीड को सेटिस्फाई करे वो मेरा रिसोर्स है। अब तीन चीज़ याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि तुम्हारा जो रिसोर्स है वो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, मतलब तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। सपोज जिस फ़ोन से मैं वीडियो एडिट करता हूँ, ये रिकॉर्ड करता हूँ, उस फ़ोन में अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहती कि मैं वीडियो एडिट कर सकूँ या रिकॉर्ड कर सकूँ, तो उस केस में ये फ़ोन तो मेरे लिए यूज़लेस है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और क्या, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। ये जो फ़ोन है उसकी कीमत अगर आईफोन के जैसे बहुत हाईली प्राइस्ड होती तो क्या मैं उसे एक्सेस कर पाता? नहीं भाई, मेरा बजट तो 10,000 तक लिमिटेड है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स हमारे बजट में हो, हम उसे ईजिली एक्सेस कर पाए। और थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब सपोज करो जैसे आप लोग टिकटॉक चलाते थे, बट गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया क्योंकि वो एक चाइनीज़ कंपनी थी, तो क्या वो मेरा रिसोर्स रहेगा? नहीं, वो मेरा रिसोर्स अब नहीं है, क्योंकि कल्चरली वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। जिस दिन वो फिर से लॉन्च होगा, मैं उसे यूज़ करूंगा, उस दिन वो मेरा रिसोर्स फिर से बन जाएगा। तो ये थी रिसोर्स की डेफिनेशन, जिसमें तीन चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इन्हीं रिसोर्स को हम चार टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला टाइप है ओरिजिन के बेसिस पे। अब देखो यार, ओरिजिन का मतलब होता है कि आप कहाँ से आए हो, किसके बेसिस में। हम रिसोर्स को दो वेज में क्लासीफाई करते हैं, पहला बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स जिसमें सारी लिविंग थिंग्स आती है, जैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और बहुत कुछ। अब एबायोटिक रिसोर्स में सारी नॉन लिविंग थिंग्स कवर हो जाती है, जैसे व्हीकल, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक, अब ये मेरा रिसोर्स है क्योंकि इन्हें मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, गाड़ी में चला सकता हूँ, रोड्स चलने के लिए बना है, मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस में, मतलब कि हम उसको अभी तो यूज़ कर रहे हैं पर क्या वो फ्यूचर में हमारे पास रहेगा। तो इस बेसिस में भी हम इसे दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स जिसको हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस का यूज़ करके रिन्यू कर सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं या इनके खराब होने के बाद हम इसे वापस नहीं बना सकते। ठीक, अब तीसरा क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के बेसिस में, मतलब कि जो किस टाइप के रिसोर्स को किसने खरीदा है। तो इसके भी चार टाइप्स है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। सपोज तुमने अपने लिए फ़ोन खरीदा और तुम इसे बहुत साल यूज़ कर रहे हो, तो वो तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ, क्योंकि तुमने उसे अपने पैसे से खरीदा है, प्राइवेटली ओन किया है। अब एक आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, जो सबके लिए अवेलेबल होता है, जिसपे सबका हक होता है, वो उसको जब चाहे तब यूटिलाइज कर सकता है, बट इन अ राइट मैनर। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स। ठीक, थर्ड आता है नेचुरल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें नेशन कंट्रोल कर रहा होता है। सपोज जिस ट्रेन में तुम ट्रैवल करते हो वो गवर्नमेंट की है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, वो नेशन को बिलोंग करता है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक, अच्छा, और एक बात है कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि बाकी जनता के लिए काम आ सकती है, ये यूजफुल गवर्नमेंट को लग रहा है, तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में एक्वायर कर सकता है। सपोज तुमने एक ऐप लॉन्च किया जिसमें तुम सब टाइप के वीडियोस डाल रहे हो, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और बहुत कुछ, जिससे पीपल्स को नॉलेज गेन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर वो ऐप ठीक लगा तो वो तुम्हारे ऐप को पब्लिकली ओपन कर देगा, प्रमोट कर देगा और अपने अंडर में लेके उसे कंट्रोल करवाएगा। ठीक, अब देखो, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाद सीधा ओशंस आते हैं। तो तुम्हारा सवाल ये होगा कि भैया ये ओशन किसको बिलोंग करता है। तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से लेके 22.2 किलोमीटर तक उस ओशन का पार्ट नेशन को बिलोंग करेगा। अब इसमें
फोर्थ पॉइंट में आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिया के इकोनॉमिक जोन के 200 किलोमीटर बाहर जो भी ओशन है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में आता है, और कोई भी इंडिविजुअल बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के परमिशंस के उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में कि आपके रिसोर्स किस लिमिट तक डेवलप हुए हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पाए तो जा रहे हैं पर हम उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसका मस्त एग्जांपल है शर्मा जी का बेटा पढ़ता है क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है और वो टॉप मार जाता है, पर तुम्हारे पास पोटेंशियल है पर तुम पढ़ते नहीं हो। कुछ सीखो शर्मा जी के लड़के से, ये रिलेटेबल था। अब एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सुनो। राजस्थान में अच्छा डेजर्ट है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ से सोलर एनर्जी को लाया जा सकता है पर लाया नहीं जाता। पोटेंशियल है पर यूटिलाइजेशन नहीं है। वैसे गुजरात से बहुत ज़्यादा विंड है, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, पोटेंशियल है बट यूटिलाइजेशन नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इसी में डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को हमने सर्वे कर लिया है, वो कंट्री के पर्सपेक्टिव से ठीक होगा या नहीं ये भी देख लिया है, और फिर उसको लॉन्च किया और आज उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये है डेवलप्ड रिसोर्सेज जिनको हम डेवलप कर चुके हैं, और इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट रिसोर्स की टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी में डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है स्टॉक, ऐसे मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं बट उनको एक्सेस करने के लिए एट प्रेजेंट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे कहते हैं स्टॉक। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स, ये क्या है? ये स्टॉक्स का सबसेट है, हमारे पास एट प्रेजेंट इनको यूटिलाइज करने का सब वेज है और हम कर भी सकते हैं बट हम इसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है रिसोर्स ज़्यादा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बिल्कुल सही भाई, रिसोर्स फ्री गिफ्ट तो है बट ये सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में एक्यूमुलेटेड है, मतलब सिर्फ कुछ लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और इसलिए रिसोर्स प्लानिंग सबसे ज़्यादा एसेंशियल है ताकि हम रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सस्टेन कर सकें। और एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो देश में दुनिया में शांति नहीं बन पाएगी, और जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो अच्छी और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो बेकार ज़िंदगी जी रहे होंगे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स सपोज करो कि अगर मैं तुम्हारे घर फैक्ट्री सबको उखाड़ के फेंक दूँ और वहाँ पे सिर्फ ट्रीज लगवा दूँ तो वो नेचर के पर्सपेक्टिव से तो सही है बट हमारे लिए वो दिक्कत का काम है। पर अगर मैं ट्रीज उखाड़ के फैक्ट्री लगा दूँ या आप लोग के लिए घर बनवा दूँ तो वो नेचर के लिए हार्मफुल है और हमारे लिए बेस्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें किसी को हार्म ना हो, सब खुश रहे, ह्यूमंस भी और नेचर भी। तो इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें किसी को हार्म नहीं पहुंचता, सब लोग खुश रहते हैं, हम ह्यूमंस भी और नेचर भी। अगर एनसीईआरटी के साइड से देखते हो तो एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि एनवायरनमेंट को हार्म के बिना फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक बात ध्यान रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारी आज के नीड्स फुलफिल हो जाए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। मीन्स हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना होगा जिससे हमारी आज की नीड्स पूरी हो और फ्यूचर के लिए भी वो चीज़ बच जाए। तो इस वजह से एक रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये पहला इंटरनेशनल समिट था जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के लोग आए हुए थे। इस समिट में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने के लिए मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग का नाम पड़ा एजेंडा 21 और इसमें वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में एक डिक्लेरेशन साइन किया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, यानी UNCED में, कि हम ग्लोबल लेवल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है भैया? ताकि हम रिसोर्सेज की यूज़ को बैलेंस कर सकें नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे। अब देखो, जब आप प्लानिंग करते हो तो हर एक चीज़ को सोच समझ के करते हो। तो वैसे ही यहाँ दिया हुआ है कि CG और MP यहाँ मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ आराम से बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, बट हमारे पास यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सके, और ये हमारी समस्या है। वैसे ही राजस्थान में सोलार और विंड एनर्जी बहुत है बट सोलार पैनल्स कम है और वाटर की कमी है। तो अरुणाचल प्रदेश राजस्थान की पानी देने में हेल्प कर सकता है, वहीं राजस्थान अपना सोलार एनर्जी थोड़ा बहुत CG MP और अरुणाचल प्रदेश में दे सकता है। मतलब बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना होगा। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की गई, तो देखो हमने क्या किया कि पूरे कंट्री के क्रॉस जाके हमने हर एक रीजन को आइडेंटिफाई किया, जिससे हमें ये पता चल गया कि MP CG में कोल डिपॉजिट ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में वाटर ज़्यादा है, राजस्थान में सोलार वगैरह ज़्यादा है। फिर मैंने क्या किया कि सारी टेक्नोलॉजी, लेबर स्किल पीपल की टीम खड़ा कर दी और एक स्ट्रक्चर रेडी किया जिसमें
मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया और अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद जो रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान था उसको मैं नेशन के डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करने लग गया, जिसके बाद एक प्रॉपर प्लान रेडी हो गया किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स को यूटिलाइज करने का। अब देखते हैं हमारे इंडिया ने कॉलोनाइजेशन से क्या सीखा है। रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है जब लोग टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। सपोज आपको फ़ोन दे दिया बट आपको यूज़ करना ही नहीं आता, तो उस फ़ोन का कोई सेंस नहीं होगा ना यार। अब अगर हमें कोई भी रीजन को डेवलप करना है तो उसके लिए उस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए। अब देखो हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है पर रिसोर्सेज नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर रिसोर्सेज है टेक्नोलॉजी नहीं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए दोनों भी चीज़ों की नीड पड़ती है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहाँ रिसोर्सेज है पर डेवलपमेंट नहीं, और जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ रिसोर्सेज नहीं। तो इसलिए दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसोर्स कंजर्वेशन के रीजंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो, अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ओवर यूटिलाइजेशन कम करना होगा, इरेगुलर कंजम्पशन भी कम करना होगा, क्योंकि इससे सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल दोनों भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब गांधी जी का एक स्टेटमेंट सुनो, ध्यान से सुनो। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रेड। मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट हमारी लालच के लिए कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लालच में आके हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। उन्होंने लालची लोगों को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हुए कहा है कि उनके वजह से ही हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब आता है लैंड रिसोर्सेज। सिंपल भाषा में समझना, हम लैंड में रहते हैं, सारी एक्टिविटीज़ इसी पे परफॉर्म करते हैं और इसका यूज़ बहुत डिफरेंट वेज में करते हैं, इसलिए लैंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब इंडिया में 43% लैंड प्लेन से कवर्ड है, 30% माउंटेन से कवर्ड है और 27% प्लेट्यू से कवर्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है लैंड यूटिलाइजेशन। तो देखो, पहले इसमें आता है फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट ट्री से कवर्ड है। नेक्स्ट आता है लैंड जो कि कल्टिवेशन के लिए नहीं है, या तो वो वेस्ट लैंड है, और दूसरा या तो उसमें हम रोड्स फैक्ट्रीज वगैरह ग्रो कर रहे हैं। अब आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ लोग अपने गाय भैंस चराने के लिए आते हैं, बेसिकली ग्रेजिंग के लिए, और जहाँ सिर्फ थोड़े बहुत ही पेड़ हैं एकदम लो अमाउंट में। और लास्ट एक ऐसा लैंड जिसे हमने 5 से ज़्यादा सालों के लिए बिना कल्टिवेशन के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट आता है फैलो लैंड। ये 2 टाइप का होता है। पहला करेंट फैलो, मतलब जिसे हमने 1 या उससे कम साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है। एक होता है करंट फैलो के अलावा जितने भी फैलो लैंड्स है वो, जिसे हमने 1 से 5 सालों के लिए बिना कल्टिवेशन के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें नेक्स्ट आता है नेट सोन एरिया। ये क्या होता है कि मतलब हमारी कोई ज़मीन है उसमें हमने 1 से ज़्यादा बार क्रॉप शो करने के लिए उसका यूज़ किया, तो उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और रेड सोन एरिया कहते हैं। अब लैंड जिसको हम यूज़ करते हैं उसका पैटर्न 2 चीज़ों में डिपेंड करता है। पहला ह्यूमन फैक्टर, दूसरा फिजिकल फैक्टर। अब अगर लैंड जो हमारे यूज़ के लिए आ रहा है वो हमारे पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में 93% है, टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और नेट सोन एरिया 54% है। अब फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, जिसमें 33% लैंड पूरे कंट्री का फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ फॉरेस्ट 33% से कम ही है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक बात ध्यान में रखना कि लाखों लोगों का लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। इंडिया में लगभग 130 मिलियन ऑफ लैंड डिग्रेडेड है, मतलब हमारे किसी भी काम का नहीं है, और इस 130 मिलियन का 28% लैंड ऐसा फॉरेस्ट लैंड है जहाँ फॉरेस्ट है और वो डिग्रेड हो चुका है। उसमें से 56% एरिया वाटर की वजह से इरोड हो चुका है, बह चुका है। कॉजेज देखो, हमारी एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, ओवरग्रेज्ड होने से पानी वगैरह पूरे सॉइल को ख़राब कर देता है, माइनिंग से डिफॉरेस्टेशन होता है, और डस्ट एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से लैंड और वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो देख लो। अफॉरेस्टेशन मतलब और ज़्यादा ट्रीज़ लगाना, प्रॉपर ग्रेजिंग, संभाल के ग्रेजिंग करना, ज़्यादा वेस्ट लैंड ख़राब नहीं होना चाहिए, वेस्ट लैंड का मैनेजमेंट करना, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके चलना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्चार्ज करना। अब सॉइल क्या होता है वो सुनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये प्लांट ग्रो करने का एक मीडियम है और बहुत से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। अब सॉइल के लेयर्स को देखो इस डायग्राम के, तो इस डायग्राम में जो अपर के 2 लेयर्स है वो ना पूरी तरह से वेदर से अफेक्टेड रहते हैं, उसके नीचे वाला थोड़ा सा अफेक्टेड रहता है, और उसके नीचे वाले को वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, जो कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल है, पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स इससे बना हुआ है। ये हाईली फर्टाइल्ड है, मतलब इस पे अच्छी वेजिटेशन हो सकती है। ये 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम से डिपॉजिटेड है, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आता है, और एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले सब प्रेजेंट रहता है। इसमें 2 टाइप के सॉइल होते हैं, खादर और भंगर।
खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, भंगर ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर में काकर नोड्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है और भंगर में काकर नोड्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। खादर में बहुत फाइन पार्टिकल्स है, भंगर में कम फाइन पार्टिकल्स है, और खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है वहीं भांगर कम फर्टाइल होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। ये मेनली डेक्कन प्लेट्यूज के डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है और MPCG में भी ये प्रेजेंट है। ये लावा के फ्लोज से बना होता है जो कि लाखों साल पहले वोल्केनोस के फटने से ज़मीन में डिपॉजिट हो गए थे। ये समर सीजन में अपने ऊपर क्रैक्स को डेवलप कर लेता है ताकि प्रॉपर एयर अंदर सॉइल तक पहुंच पाए। इसमें क्ले टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम में बहुत ज़्यादा रिच है और फॉस्फोरस की इस सॉइल में बहुत ज़्यादा कमी है। ये कॉटन ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे रिगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अब देखो रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है। ये जो है वो क्रिस्टलाइन इंडिजिनियस रॉक्स के ऊपर डेवलप होते हैं। ये बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स जहाँ रेनफॉल कम होता है वहाँ ग्रो करता है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट्स में पाया जाता है। जब आयरन का क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन का डिफ्यूजन बढ़ जाता है तो इसका कलर रेडिश हो जाता है और जब ये हाइड्रेट होता है तो इसका कलर येलोइश दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आता है लेटराइट सॉइल। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर होता है वहाँ ये ग्रो करता है। ज़्यादा बारिश की वजह से इंटेंस वे में यहाँ लीचिंग हो जाती है और ये सॉइल थोड़ा एसिडिक भी होता है। ये सदर्न स्टेट्स महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अगर हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटी हुई तो हम कर्नाटका और केरला में इस सॉइल का यूज़ करके टी और कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तमिलनाडु में हम ईजिली कैश्यू नट्स यानी काजू को ग्रो कर सकते हैं। इस सॉइल का ह्यूमस कंटेंट लो और बहुत ज़्यादा पुअर होता है। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल। ये राजस्थान में पाया जाता है। इसका कलर रेड टू ब्राउन में वेराई करता है। इसका टेक्सचर थोड़ा सैंडी रहता है। नेचर में ये सलाइन होता है, नमक टाइप का। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है। इरिगेशन करके हम इस सॉइल को कल्टिवेबल बना सकते हैं। इस सॉइल के लोअर हॉरिजन्स में कंकर पाए जाते हैं क्योंकि इनमें हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। ये बेसिकली माउंटेन्स में पाया जाता है। वैली के ढलानों में ये लोमी और सिल्टी होते हैं और ऊपर की ओर कोर्स ग्रैंड यानी मोटे मोटे दाने ग्रेन्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में डेन्यूडेशन हो रहा होता है, मीन्स जो लेयर्स है सॉइल की वो वाटर, विंड या आइस वगैरह के बहाव से बह जाती है, चली जाती है। और ये भी एसिडिक होता है और इसमें भी ह्यूमस कंटेंट लो होता है। अब देखो सॉइल इरोजन क्या होता है। मतलब जब सॉइल की टॉप लेयर बह जाती है या विंड वाटर की वजह से रिमूव हो जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, गली इरोजन और शीट इरोजन। अब गली इरोजन क्या होता है कि मतलब जब सॉइल गली बनाते हुए वॉश डाउन हो जाता है तो उसे हम गली इरोजन कहते हैं। वो गली के फॉर्म में इरोड होता है। गली इरोजन के बाद उस लैंड में कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है और इसे हम बैड लैंड कह रहे होते हैं। और चंबल बेसिन्स में ऐसे बैड लैंड्स को रेवाइंस कहा जाता है। अब देखो शीट इरोजन क्या होता है। मतलब इसके होने से ये एक बार में पूरे लेयर्स उखाड़ देता है। अब जब आप गलत तरीके से एग्रीकल्चर का काम करते हो या खो देते हो किसी सॉइल को तो भी सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं। पहला है काउंटर प्लोइंग। मतलब हम स्टेयर्स के फॉर्म में अपनी फील्ड्स को डिज़ाइन कर देंगे जिससे जब भी पानी आएगा तो वो नीचे आते तक काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे सपोज़ आप स्टेयर से नीचे पानी डाल रहे हो तो वो पानी नीचे आते आते काफ़ी कम हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, तो इसी वे में सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब देखो इसमें हम ना सॉइल के बीच में ग्रास के स्ट्रिप्स को लीव कर देते हैं जिससे अगर तेज़ हवा भी आई तो वो ग्रास की वजह से धीरे हो जाए और हमारा सॉइल बच जाए। नेक्स्ट आता है शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। इसका मीन होता है कि हम लोग ट्रीज के लाइंस को क्रिएट कर देंगे जिससे अगर रेतीला तूफान आता भी है तो वो ट्रीज धूल को रोक लेगा और हवा को कम कर देगा जिससे हमारी सॉइल का क्वालिटी मेंटेन रहे। तो गाइज आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। स्लाइड्स और डिजिटलाइज नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेक्चर खत्म हो गया और इसके बाद आप लोग को एक बार एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर सकते हो। कमेंट आप इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो या नीचे भी कर सकते हो, जहां आपको सूट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।